Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. जुलाई 21, 1969 को मानव ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। ये कदम विज्ञान के लिए काफी बड़ा पड़ाव था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन वो पहले दो मानव थे जिन्होंने चांद की सतह पर करीब 22 घंटे बिताए। अपने यान के बाहर उन्होंने चांद पर कई नमूने इकट्ठे किए और कई तस्वीरें खींची, लेकिन यान के बाहर चांद की सतह पर वो लोग सांस कैसे ले पा रहे थे, जबकि चांद पर पृथ्वी की तरह का वातावरण और हवा ही नहीं है। जवाब है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज उन सभी यंत्रों और साजो सामान के अलावा जो वो लोग अपने साथ ले गए थे, उसी की मदद से वो चांद की सतह पर आराम से सांस ले पाए। ये एक ऐसी गैस थी जो उनके कंधों पर बंधे 2 सिलेंडर्स में भरी थी। ये गैस थी ऑक्सीजन। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी भी इन्हीं सिलेंडर्स की वजह से इतनी ऊंचाई पर सांस ले पाए। वैसे यहां हम उन गोताखोरों को कैसे भूल सकते हैं जो समुद्र की गहराइयों में उतरकर धरती के रहस्यों को ढूंढते हैं। वो भी पानी में मछलियों की तरह सिर्फ इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से सांस ले पाते हैं। यानी आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से बड़ा कदम वो था जब इंसान का परिचय जिंदगी के सबसे जरूरी तत्व से हुआ होगा, ऑक्सीजन से। पर यह कैसे और कब हुआ? उन्नीसवीं सदी के पहले तक मानव ऑक्सीजन के नाम से परिचित नहीं था। वैज्ञानिक हजारों सालों तक 5 मूल तत्वों के सिद्धांत को ही मानते रहे। यूनान, मिस्र और भारत जैसी सभी प्राचीन सभ्यताएं इसी को जीवन के पीछे का मूल सिद्धांत समझती रहीं, जिसके अनुसार धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से ही संसार की हर चीज बनी है। करीब 2000 सालों तक रासायनिक विज्ञान ने हर चीज के कारण को इसी सिद्धांत से जोड़कर देखा। लेकिन इन 5 तत्वों में भी आग एक ऐसा तत्व था जो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा। आग में चीजों का स्वरूप बदलने की क्षमता थी, जैसे आटे से रोटी और कभी-कभी रोटी से राख भी। पर आग ये कैसे कर पाती है? चीजें कैसे जलती हैं और उनका स्वरूप क्यों बदलता है? यह सवाल हमेशा वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। ऑक्सीजन के जन्म की कहानी भी इसी सवाल में छिपी है। आग में चीजों का स्वरूप बदलने की क्षमता है, जैसे कि यह कागज। इस तराजू पर रखने पर कागज का वजन लगभग 15 ग्राम है। इसको जलाने पर न केवल ये राख में बदल जाता है, बल्कि इसका वजन भी घटकर 1 ग्राम से भी कम रह जाता है। ऐसी ही प्रक्रियाओं ने 17वीं सदी के एक यूरोपीय वैज्ञानिक जॉर्ज अर्नस्ट स्टाल का ध्यान इसकी ओर खींचा। स्टाल ने यह अनुमान लगाया कि कोई ऐसी वस्तु है जो जलने पर चीजों से निकल जाती है, और इस वस्तु को स्टाल ने फ्लोजिस्टोन का नाम दिया। यह ग्रीक शब्द फ्लोजिस्टोस से आता है, जिसका मतलब है दहन या जलना। स्टाल के अनुसार यह वस्तु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन थी। स्टाल के अनुसार यह इसलिए होता है क्योंकि कागज में से पूरा का पूरा फ्लोजिस्टोन निकल गया, जिसके कारण वो बुझ जाता है। अब हम एक और प्रयोग करते हैं। एक मोमबत्ती जलाते हैं। आमतौर पर यह लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही जलती रहेगी। अब हम इस पर एक खाली जार रख देते हैं।
ये 10 सेकंड में ही बुझ जाती है। ऐसा क्यों? स्टाल के अनुसार ये मोमबत्ती तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक इसका सारा फ्लोजिस्टोन निकल नहीं जाता। इसको समझने के लिए हम एक स्पंज का उदाहरण भी ले सकते हैं। इसको हम पानी से भरे बर्तन में डालते हैं। स्पंज एक हद तक ही पानी सोख पाता है। ऐसे ही स्टाल ने अनुमान लगाया कि हवा में फ्लोजिस्टोन को सोखने की एक सीमित क्षमता है, और जब जार के अंदर की हवा उस सीमा तक पहुंच जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। मगर यदि हम वही प्रयोग कच्चे लोहे के साथ करते हैं तो हमें बुरबुरे या जंग जैसा एक पदार्थ मिलता है। जब हम कच्चे लोहे और उससे मिले जंग को वजन करते हैं तो उसमें अंतर पाते हैं। जंग का वजन ज्यादा होता है। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी पहेली थी। जंग को उस समय कैल्क्स कहा जाता था। स्टाल के फ्लोजिस्टोन सिद्धांत के मुताबिक कोई भी धातु इस कैल्क्स और फ्लोजिस्टोन के मिश्रण से बनता है। जलाए जाने पर फ्लोजिस्टोन निकल जाता है और कैल्क्स रह जाता है। तो क्या सारा रहस्य फ्लोजिस्टोन में छुपा था? फ्लोजिस्टोन के कारण ही कुछ वस्तुएं आसानी से जलती थीं, जैसे कागज, लकड़ी या चारकोल, और कुछ नहीं, जैसे मिट्टी। इसके कारण ही जलने पर वस्तुओं का वजन भी घट जाता था। यह सिद्धांत कितना सही था यह नहीं पता, लेकिन फ्लोजिस्टोन के सिद्धांत को 18वीं सदी यूरोप में बहुत सहमति मिली। अब तक वैज्ञानिकों का ध्यान उस जलते हुए कागज, उसकी राख और लोहे तथा उसके कैल्क्स पर ही केंद्रित था। उन्होंने जलने के समय निकलने वाले धुएं के किरदार के बारे में क्यों नहीं सोचा? शायद इसलिए क्योंकि जैसे परछाई पकड़ी नहीं जा सकती, वैसे हवा को भी कैद नहीं किया जा सकता। मिट्टी ठोस है, उसे आसानी से मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है। पानी को भी बर्तन में भरा जा सकता है, देखा जा सकता है। मगर क्या इस अगरबत्ती से निकले धुएं को पकड़ सकते हैं, या क्या इसे माप सकते हैं? स्टीफन हेल ने कहा, हां, मैं इस वायु को पकड़ कर दिखाऊंगा। 1725 में स्टीफन हेल नाम के पादरी ने रासायनिक प्रयोगों में निकलने वाली वायु को कैद करने का अनोखा तरीका ढूंढा। यह तरीका आज हम खुद भी दोहरा सकते हैं। घर में मिलने वाली एक आम चीज, अंडे के छिलके, इन्हें एक ऐसी बोतल में डालते हैं जिसमें से हवा ना निकल पाए। बस ढक्कन में एक बारीक सा छेद करके उसमें एक इंजेक्शन से नींबू का रस टपकाते हैं। अंडे के छिलके और नींबू के रस के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। गैस को हम देख तो नहीं सकते, मगर इसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए बोतल से निकली पाइप के दूसरे सिरे को पानी से भरे टब में डाल देते हैं। इस पाइप के ऊपर पानी से भरा ग्लास पलट देते हैं। जैसे जैसे गैस एकत्रित होती है, वैसे वैसे पानी में बुलबुले बनने लगते हैं। बोतल में पानी कम होता जाता है और कांच के प्याले में एक गैस इकट्ठी होती है। स्टीफन हेल के प्रयोग से हमें मिला गैस को एकत्रित करने का एक आसान तरीका, और उस समय के वैज्ञानिकों को मिला जैसे अलादीन का चिराग। कई तरह के नए नए प्रयोग शुरू हो गए। अब तक वैज्ञानिक सिर्फ ठोस और तरल चीजों पर ही प्रयोग करते आए थे। अब बारी थी गैसों की। एक ऐसी ही गैस स्कॉटलैंड के जोसेफ ब्लैक ने भी कैद की। ब्लैक का यह महत्वपूर्ण प्रयोग हम भी कर सकते हैं। हमने लाइमस्टोन को गर्म कर एक गैस एकत्रित की। इसमें ले जाने पर जलती मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती थी। पर क्यों? स्टाल के अनुसार मोमबत्ती तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक हवा पूरी तरह फ्लोजिस्टोन से संतृप्त ना हो जाए। इसका मतलब कि जार फ्लोजिस्टोन से भर चुका था, यानी फिक्स्ड विद फ्लोजिस्टोन। यह कुछ नया था। ब्लैक ने इस गैस को फिक्स्ड एयर का नाम दिया। आज हम जानते हैं कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लैक के प्रयोग ने पहली बार यह साबित किया कि हवा के कम से कम दो हिस्से होते हैं।
तब तक ये ही माना जाता था कि हवा ही एक मूल तत्व है, पर अब साफ हो गया था कि हवा के अलग अलग हिस्से होते हैं। ब्लैक के महत्वपूर्ण प्रयोग की कड़ी आगे जाकर इंग्लैंड में रहने वाले अध्यापक जोसेफ प्रीस्टली से जुड़ी। रसायन शास्त्र में रुचि रखने वाले प्रीस्टली ने अन्य वैज्ञानिकों के प्रयोगों के बारे में पढ़ा ही था। एक दिन वे ट्यूरिन फिलोसॉफिकल एकेडमी के वृतांत पढ़ रहे थे। इसमें उन्होंने एक ऐसी खास हवा के बारे में पढ़ा जिसमें मोमबत्ती बहुत देर तक जलती रही, साधारण हवा में जलने से कहीं ज्यादा। यह तो ब्लैक के प्रयोग से बिल्कुल उल्टा नतीजा था। ब्लैक की हवा में तो मोमबत्ती बुझ गई थी। उस समय के वैज्ञानिक जानते ही थे कि मरकरी को गर्म करने पर कैल्क्स मिलता है और इसी कैल्क्स को वापस गर्म करने पर मर्क्यूरी। इसके साथ साथ एक गैस भी निकलती है। प्रीस्टली ने मर्क्यूरी गर्म करने पर इस निकलती गैस को कैद करने की ठानी। उन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरी को गर्म किया। फ्लोजिस्टोन सिद्धांत के मुताबिक मर्क्यूरी में से फ्लोजिस्टोन निकला और मर्क्यूरी कैल्क्स रह गया। उन्होंने कैल्क्स को बिल्कुल बंद बेल जार में डाला। बेल जार से पूरी की पूरी हवा निकाल दी, मतलब जार के अंदर सिर्फ कैल्क्स रह गया और कोई गैस नहीं। अभी इस कैल्क्स को गर्म करने पर मर्क्यूरी और वो खास गैस मिलनी चाहिए। उन्होंने इस गैस को शुद्ध रूप में इकट्ठा करने की ठानी। अब कैल्क्स को मर्क्यूरी में बदलने के लिए कैल्क्स को गर्म करना जरूरी था। इसके लिए बंद जार को खोलकर माचिस की तीली अंदर ले जानी पड़ती, मगर ऐसा करने पर तो बाहर की हवा अंदर चली जाती। ये रासायनिक प्रक्रिया में निकलने वाली खास गैस की शुद्धता को नष्ट कर देती। प्रीस्टली फंस गए। प्रीस्टली इस समस्या का हल जल्द ही ढूंढना चाहते थे। फिर एक दिन जब प्रीस्टली बाहर बैठे धूप सेक रहे थे, तब उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मर्क्यूरी गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाए। प्रीस्टली तुरंत प्रयोग में जुट गए। उनका अंदाजा गलत नहीं था। तेज धूप के नीचे मैग्नीफाइंग लेंस के इस्तेमाल से उन्होंने कैल्क्स को गर्म किया। स्टीफन हेल के तरीके से उन्होंने अपनी गैस को कैद करने का इंतजाम भी किया। कैल्क्स गर्म होता गया और जार में पानी की जगह एक रंगहीन गैस लेने लगी। आखिरकार प्रीस्टली ने इस आजाद गैस को कैद कर ही लिया, मगर वो थी क्या? क्या इस गैस में मोमबत्ती जलेगी? प्रीस्टली ने पाया कि वो और तेजी से जली। क्या यह गैस जहरीली थी? इसका पता लगाने के लिए प्रीस्टली ने 2 जार लिए। एक जार में सामान्य हवा थी और दूसरे में इकट्ठी की गई रंगहीन गैस। दोनों में एक एक चूहा रखा। सामान्य हवा में चूहा 15 मिनट बाद तड़पने लगा। हैरानी की बात यह थी कि इकट्ठी की हुई हवा में चूहा लगभग 30 मिनट तक भी बड़े मजे में रहा। फ्लोजिस्टोन सिद्धांत के समर्थक प्रीस्टली ने यह कहा कि जार में फ्लोजिस्टोन बिल्कुल नहीं था, इसलिए मोमबत्ती खूब तेजी से जली। प्रीस्टली ने इस जार के अंदर भरी हवा को नाम दिया डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर, यानी वो हवा जिसमें फ्लोजिस्टोन बिल्कुल ना हो। अब यहां जिक्र आता है एक वैज्ञानिक एंथ्वान लेवोजियर का, जो फ्लोजिस्टोन के सिद्धांत से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके पास इसका कारण भी था। जहां एक तरफ जलने पर कागज, लकड़ी या फिर मांस का वजन कम होता, वहीं कुछ ऐसे भी रसायन थे जिनका वजन पहले से बढ़ जाता, जैसे कि मर्क्यूरी, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम। फ्लोजिस्टोन के सिद्धांत के मुताबिक यह मुमकिन नहीं था। यह सिद्धांत कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा था।
लेवोजिए भी इसके पीछे का रहस्य ढूंढना चाहते थे। लेवोजिए नापतोल के सिद्धांत को मानने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। अब तक रसायन शास्त्र में नापतोल को महत्व नहीं दिया जाता था। लेवोजिए ये बदलना चाहते थे। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि किसी भी प्रयोग में वस्तु को जलाने पर कुछ खो जाता है या फिर बदल जाता है, जैसे कि लकड़ी के जलने पर केवल राख बचती है या फिर कोई गैस भी निकलती है। लेवोजिए की तरह हम भी एक प्रयोग करते हैं। एक खुली बोतल में 50 ग्राम कपूर को जलाते हैं। तराजू में रखी बोतल का वजन कपूर जलने पर लगातार घटता रहता है। अब यही प्रयोग हम बंद बोतल के साथ भी करके देखते हैं। इस बंद बोतल में 50 ग्राम कपूर को मैग्नीफाइंग ग्लास के इस्तेमाल से जलाते हैं। तराजू में रखी बोतल का वजन कपूर जलने पर भी उतना ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि बोतल में रखा कपूर नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ ठोस से गैस में बदल गया। लेवोजिए ने भी यही अनुमान लगाया और कहा कि किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी रचना की जा सकती है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। आज हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। अब यही सिद्धांत वे अपने हर एक प्रयोग में लाने लगे। उनके प्रयोगों में सभी चीजों को कैद किया जाता था, चाहे वो ठोस, तरल या फिर गैस ही क्यों ना हो। अभी वो इस गुत्थी को सुलझाने में लगे ही थे जब उनकी मुलाकात प्रीस्टली से हुई, जो किसी काम से फ्रांस आए थे। प्रीस्टली ने अपने प्रयोग में मिली डीफ्लॉजिस्टिकेटेड हवा का जिक्र किया। मोमबत्ती के तेजी से जलने की बात पर लेवोजिए को शक हुआ कि वो हवा डीफ्लॉजिस्टिकेटेड नहीं बल्कि दहन को बढ़ावा देने वाली कोई हवा है। जाहिर था कि लेवोजिए इस प्रयोग को करना और देखना चाहते थे। उन्होंने यही प्रयोग थोड़े बदलावों के साथ खुद किया। लेवोजिए ने प्रयोग में कुछ ऐसा इंतजाम किया कि इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें जलने से पहले और बाद में आंकी जा सकें। काफी मेहनत और सटीक गणना के बाद लेवोजिए अब अपना प्रयोग करने के लिए तैयार थे। लेवोजिए ने एक बंद गले वाले जार में तौला हुआ मरकरी गर्म करना शुरू किया। इस जार का दूसरा सिरा एक बेल जार से जुड़ा था जिसमें नापी हुई हवा भरी थी। जार पानी से भरे टब में पलट दिया गया था। यह मर्क्यूरी 14 दिन तक गर्म होती रही। मर्क्यूरी जार की नापी हुई हवा से मिलकर कैल्क्स में तब्दील हो रही थी। उन्होंने देखा कि साथ ही जार में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी जार में भरी हवा की मात्रा भी घट रही थी। जहां एक तरफ हवा घट रही थी, वहीं कैल्क्स का वजन भी बढ़ रहा था। लेवोजिए ने अनुमान लगाया कि हवा से कोई चीज मर्क्यूरी से मिल रही थी और उसे कैल्क्स में तब्दील करने में मदद कर रही थी, इसलिए कैल्क्स का वजन भी बढ़ रहा था। लेवोजिए ने आग बुझा दी और कैल्क्स को ठंडा किया। उन्होंने देखा कि कैल्क्स का वजन ठीक उतना ही बढ़ा था जितनी हवा की मात्रा घटी थी। लेवोजिए अब कैल्क्स को मर्क्यूरी में फिर से परिवर्तित करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या कैल्क्स को गर्म करने पर पहले जितनी मर्क्यूरी मिलेगी और जार में हवा का स्तर पहले जितना हो जाएगा या नहीं। लेवोजिए सही थे, पहले जितनी मर्क्यूरी फिर से मिल गई थी। प्रयोग में खर्च हुई हवा को भी वापस पा लिया गया था। लेवोजिए ने कहा कि जब मर्क्यूरी, लोहा, फास्फोरस जैसी चीजें जलती हैं तो वो हवा में फ्लोजिस्टॉन नहीं छोड़ती। असल में वो हवा से एक गैस को सोख लेती हैं और जंग बन जाती हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है। लेकिन लकड़ी को जलाने पर लकड़ी से निकला हुआ कार्बन हवा से मिल जाता है, इसलिए राख का वजन कम होता है। प्रीस्टली की तरह लेवोजिए ने पाया कि यह गैस आग को बढ़ावा देती है
ये गैस उस मोमबत्ती को और तेजी से जलाती भी है और चूहे जैसे जीव जंतुओं को जीवित भी रखती है। इसकी नामौजूदगी जहां एक तरफ मोमबत्ती को बुझा देती है, वहीं जीव जंतुओं को मार भी देती है। लेवोजिए ने इसे ऑक्सीजन का नाम दिया। रदरफोर्ड ने पहली बार हवा में नाइट्रोजन की खोज की और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की। वहीं ऑक्सीजन की खोज ने पुरानी चली आ रही फ्लोजिस्टोन थ्योरी की न सिर्फ नींव हिलाई, बल्कि उसे गलत भी साबित किया। और इसी खोज के जरिए हमें हवा में मौजूद अलग अलग गैसों की पहचान हुई। इस खोज ने 5 तत्वों के सिद्धांत को भी ध्वस्त कर दिया। लेवोजिए का काम ऑक्सीजन की खोज पर आकर ही नहीं रुका। उनकी सोच ने आधुनिक रसायन शास्त्र की बुनियाद रखी, वो बुनियाद जिसमें नाप तोल की प्रक्रिया को महत्व मिला। और इसी वजह से लेवोजिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनकी किताब एलिमेंट्री ट्रीटीज इन केमिस्ट्री ने रसायन शास्त्र की दुनिया को एक नया आयाम दिया।